हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या होता है। और ये आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड जिससे क्वेश्चन आता भी है। और आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अलंकार का मतलब होता क्या है कि काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण या ज्वेलरी पहनते हैं, जो लेडीज़ होती हैं या फिर जेंट्स होते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलन और कर। अलन का अर्थ होता है भूषण और कर का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला, इसीलिए इसको आभूषण कहा गया है। डेफिनेशन भी तो यही लिख सकते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहते हैं। अगर दूसरी डेफिनेशन आती है जो कि पूछी जा सकती है, तो आप कैसे लिखोगे? काव्यों को शब्द व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। तो क्या आपका ये क्या मतलब है इसका? काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो हम दो पढ़ेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बस आप इतना समझिए, इसमें वर्ड्स यानी शब्द जो है उसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। और इसमें होता है अर्थालंकार, यानी अर्थ के आधार पर जब काव्य की शोभा बढ़ती है। तो देखिए शब्दालंकार में क्या है। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्द पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में अगर हम पढ़ेंगे तो तीन जो इम्पोर्टेंट अलंकार है, इसके तीन भेद हैं, वो देखेंगे। अनुप्रास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डीएलएड एग्ज़ाम में पूछा भी गया था 4th सेमेस्टर में कि इसके उदाहरण लिखिए। उसके बाद यमक अलंकार है और श्लेष अलंकार, क्योंकि इसमें शब्द के माध्यम से हम कह सकते हैं, शब्दों या वर्णों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो पहले जो है अनुप्रास अलंकार, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ड, इसका जो मेन है वर्ड यानी लेटर, वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मान लीजिए कोई एक वर्ड है और वो बार बार आता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ब बोल दिया, ब किसी शब्द के माध्यम से बार बार, तो इस तरीके से ब जो है ब की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो उसी तरीके से जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण समझिए, इसमें देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें जो आप देखिए पहला वर्ड है च, दूसरा में च, तीसरे में भी च आ रहा है, तो ये जो च वर्ड है इसकी आवृत्ति हो रही है कितनी बार बार, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए र, तो उदाहरण अगर आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो कि रघुपति राघव राजा राम। बहुत ईजी उदाहरण है, बहुत आसान है। उसके बाद बात करते हैं यमक अनुप्रास। इसमें क्या होता है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक शब्द, यहाँ शब्द आ जाता है, ठीक है। अभी तक वर्ड की बात की थी हमने। एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी वो रिपीट होता है। आवृत्ति का मतलब वो बार बार आता है। तो दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, मतलब जो शब्द आते हैं उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। अब मान लीजिए जैसे मैंने बोला, यह बार बार ही समझिए, अगर बार बार आ रहा है तो एक बार का अर्थ अलग होगा, एक बार का अलग होता है। इसी तरीके से इसमें क्या है, यही कहना चाह रहा है कि जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी उसके अर्थ अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा,
दो दो एक ही शब्द है लेकिन दो बार आया, अलग अलग जगह आया है। तो इसमें क्या है, घटा का मीनिंग अलग होगा। एक घटा का मतलब बादल होता है, ठीक है। एक घटा का मतलब घटना यानी कम होने से है। तो देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग आया, तो यहाँ पे आपका यमक होगा। अदर एग्जाम्पल देखिए, खगकुल कुल सा बोल रहा है, किसलय का आंचल डोरे। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे कुल कुल की आवृत्ति दो बार हुई है, ठीक है। लेकिन एक कुल का अर्थ होता है पक्षियों के समुदाय, यानी पक्षियों का जो ग्रुप है उससे है। और एक कुल का अर्थ होता है आवाज़, उनकी जो कुल आवाज़ होती है कल कल की, वो कही जा रही है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें देखिए, कनक कनक ते सौ गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बोराए जय, या पाए बोराए। तो उसमें जो देखिए कनक कनक दो बार आवृत्ति हुई है। और इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना यानी गोल्ड, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। दोनों का अर्थ अलग है और इसका अर्थ यही होता है कि जो अगर किसी को सोना मिल जाता है तब भी पागल हो जाता है, कोई खा लेता है तब भी पागल हो जाता है। थर्ड जो है आपका श्लेष अलंकार, जहाँ पे एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द को अनेक अर्थ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ वृत्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ के रूप में प्रयुक्त करने की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चन। यहाँ जो पानी शब्द है इसके विभिन्न अर्थ हैं, यानी विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देखिए पहला जो है, एक पानी का अर्थ है मनुष्य के पक्ष में है, ठीक है, जिसका अर्थ है विनम्रता। एक पानी का अर्थ समझिए जल से है, यानी चूने में जब पानी डालोगे तब उसका कोई अस्तित्व है। और इंसान में क्या विनम्रता होनी चाहिए, मनुष्य के पक्ष में कहा गया है। और एक पानी का जो अर्थ बताया गया इसमें आभा यानी चमक या मोती से कही गई है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी जो मनुष्य है उसमें विनम्रता होनी चाहिए। और जो चूना है, यानी चूना जो होता है पाउडर, जब तक उसमें पानी नहीं मिलता उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और मोती पे जब तक पानी, यानी मोती में जब तक कोई चमक नहीं होती तब भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं तो वो बेकार है, यही कहा गया है यहाँ पे। फिर बात करते हैं दूसरे टाइप के अलंकार की, जो कि अर्थालंकार, यानी अर्थ के आधार पर जब काव्य की शोभा बढ़ती है। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक है। तो इसके 5 भेद होते हैं, इसमें 5 टाइप्स पढ़ेंगे हम। जो इम्पॉर्टेंट है ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा आता है इससे क्वेश्चन। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 इसके टाइप्स हो गए। फर्स्ट जो टाइप है उपमा अलंकार। जैसे उपमा, उपमा का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। तो बस नाम समझिए, उपमा का अर्थ है किसी से उपमा करना, मतलब तुलना करना। जब दो भिन्न वस्तुओं से समानता दिखाई जाती है तब वहाँ पे उपमा अलंकार होती है, यानी दो वस्तुएं हैं उनमें समानता या तुलना की जाती है उनकी, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल, या सा जो शब्द ये तुलना के लिए यूज़ है। या हरिपद कोमल कमल, यानी हरि जो इसमें ये कहा जा रहा है पैरों को कमल के समान या कोमल बताया जा रहा है, ठीक है। और जो हरि यानी भगवान के पैर हैं उनको भी कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है दो विभिन्न वस्तुओं में, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और भी एग्जाम्पल देखिए, पीपर पात सरिसमन डोला, पत्ते की तरह, जो पीपर के पत्ते हैं पत्ते की तरह, जो सरिस यहाँ पे क्या है, तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो पत्ते की तरह जो है मन डोल रहा है। उपमा के अंग भी होते हैं, जैसे कि उपमेय। अब उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से बताई जाए वह उपमेय होते हैं। यानी जैसे कि मैंने बताया मन, पीपर पात मन, यहाँ पे मन जो है इसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जा रही है, तो वो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है,
जिससे तुलना की जाती है, मतलब जिसमें समानता बताई जाती है कि ये वस्तु इसकी समान है, तो वो उपमान होती है, यानी जिससे तुलना की जाती है, जिसके बारे में बताई जाती है। उसके बाद आता है साधारण धर्म, यानी उपमेय और उपमान के विद्यमान समान गुण को ही साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो पैर है वो कमल के समान कोमल है, तो कोमल जो है ये आपका साधारण धर्म होगा, क्योंकि इसके आधार पर तुलना की जा रही है। उसके बाद वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे से जो है, मैंने बोला कि जैसे कि मुख है चंद्रमा के समान, से और हरिपद कोमल कमल सा, मतलब हरि के जो पद हैं समान है, यानी जो बीच में हम समानता दिखाने के लिए सा जो शब्द यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। यहाँ भी देखिए अदर एग्जाम्पल अगर पूछता है मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ सा जो है ये आपका वाचक शब्द होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो रूपक अलंकार है। जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता या अपभेद दिखाया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भिन्नता ना हो, मतलब जो उपमेय है उपमान है उनको एकदम समान दिखाया जाए, उसमें कोई भी भेद ना हो, कोई अभिन्नता नहीं हो, कि ऐसा लगे कि दोनों समान हैं। ठीक है, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरणों को कमल के समान ना दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। ठीक है, यही यहाँ पे भेद रहित आरोप हो रहा है। और भी देखिए पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, यहाँ देखिए समानता ना दिखा के उसको समान बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यहाँ खिलौने को चंद्रमा और खिलौने में कोई भेद रहित आरोप नहीं हो रहा है, यानी कोई विभिन्नता नहीं बताई जा रही है। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये कैसा है? जहाँ उपमेय और उपमान की होने की संभावना का वर्णन हो। अभी तक हमने पढ़ा कि तुलना की जाती है और एकदम समान बताया जाता है, कोई भेद नहीं होता, तो वहाँ पे रूपक था। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उपमेय है ये उपमान हो सकता है, उपमान की में होने की संभावना, मतलब उपमेय में उपमान की होने की संभावना बताई जाती है, यानी पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यदि पंक्ति में मनु आता है, जनु आता है, मनहु, मानव, निश्चय, ये आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आप पहचान लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, इसमें कहा जा रहा है कि मुख क्या है? उपमेय है, उपमान आपका चंद्रमा है, तो यहाँ पे यही कहा गया था उपमेय में चंद्रमा, मतलब उपमेय में उपमान का होने की संभावना बताई जाती है। जैसे कि मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है कि मुख, जैसे मान लो कि मुख है चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, और यहाँ पे मानो शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा है। और भी उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल है, और जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है इसका ये देखिए एग्जाम्पल, सोह तोड़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनु देखिए यहाँ पे मनहु जो शब्द है, इससे पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभामान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। ठीक है, इसमें संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अतिशयोक्ति का मतलब है जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। यानी ये हम सभी करते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो वहाँ पे कि जो कि इम्पॉसिबल, जो कि होना ही नहीं है, जो कि होगा ही नहीं है या हुआ ही ना हो, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे कि आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। उदाहरण देखिए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ नदी को पार करके जो घोड़ा था उस पार चला गया, इसकी संभावना है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन ये इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका अतिशयोक्ति है। इसमें चेतक की शक्तियों का जो है या शक्तियों का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। ठीक है, और देखिए परवल पाक फाट ही गोहूँ, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, ये मालूम मोहम्मद जैसी ने
नायिका के विरह यानी दुख के वर्णन किया है और कहा कि उसके विरह के ताप के कारण परवल पाक गए और गेहूं का हृदय फट गया, जो कि संभावना ही नहीं है। गेहूं को पकने और परवल को पकने के लिए टाइम लगता है, और इन्होंने विरह में क्या है कि परवल पाक पाट ही गेहूं, तो ये ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इसमें देखिए, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग। तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूँछ में जब आग लगी थी तभी लंका जली थी, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगी ही नहीं, उससे पहले लंका जल गई और सारे जो राक्षस थे भाग गए। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। उसके बाद मानवीकरण, यानी मानवीकरण का मतलब होता है मानव से है, हमारे मानवीय से है। तो इसमें मानव से कुछ लेना देना होगा। आप समझिए, जब प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पे मानवीकरण, यानी प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनको मानव के जो फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग के साथ जोड़ा जाए, उनको सजीव की तरह रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि पत्ते के मतलब हमारी तरह की वो, उनमें भी कोई लाइफ है, उनका जीवन है, वो भी फील कर सकते हैं। हमारी भावनाओं को उनसे जोड़ा जाए, हमारी मनुष्य की भावनाओं को। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यहाँ हंसना हमारा काम होता है मनुष्य का, लेकिन देखिए हंसना को क्या मानव से जोड़ दिया गया, मानव की भावनाओं से जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मानवीय। जैसे कि उदाहरण में फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है, मनुष्य और हंसना मनुष्य करते हैं, तो यहाँ पे ये मानवीकरण हो जाएगा। बस आप इतना समझिए। दूसरा है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब बादल तो तैयार होके तो आते नहीं है, मनुष्य तैयार होके आते, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि बादल मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो यहाँ पे मानवीकरण होगा। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम की चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।